Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So let me give you an overview of the today's session. Okay, so first we'll discuss the title of the article. Okay, so apart from that we'll be discussing vocabulary. हम vocabulary को discuss करेंगे. Then ऑफ कोर्स हम आर्टिकल को पढ़ेंगे. देन हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे. देन मैंने आपका पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है सो दैट इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन इंग्लिश आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो और हिंदी में भी पढ़ सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइटल. ये फर्स्ट स्लाइड है ट्रांसलेटेड हिंदी ट्रांसलेशन का. ये सेकंड स्लाइड है एंड ये थर्ड स्लाइड है. ठीक है, और ये फोर्थ स्लाइड है. तो इन चारों स्लाइड्स पे आपका आर्टिकल है. आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप पढ़ सकते हो. ठीक है, ओके. सो अब हम डिस्कस करते हैं अपने आर्टिकल को. ओके, सो टाइटल क्या कह रहे हैं आज का? फ्लड फ्यूएड. ठीक है, ओके. सो देखो, वैसे तो फ्यूएड का मतलब होता है अ बिटर क्वारल. क्वारल इज़ जब आपका किसी से झगड़ा होता है बुरे तरीके से, दैट इज़. बट यहाँ पे झगड़ा नहीं है, यहाँ पे मीनिंग है जो एक ये बड़ा इशू चल रहा है, ये जो ये एक बड़ा सा हम कह सकते हैं हम सबके लिए एक जो नुकसानदायक ये बड़ा इशू हो रहा है. फ्लड जो ये बाढ़ आ रही है, ये हम सबके लिए नुकसानदायक है. ये हम सबके लिए फ्यूएड है, एक बुरी सी चीज़ है हम सबके लिए. ठीक है, तो इस पे जो है ना वो आज का हमारा आर्टिकल है. ठीक है, ऑन द लेसन्स फ्रॉम द फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया. तो पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया इज़ उत्तर भारत. तो जो पूरा नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे कई सारे जगहों पे हम देख रहे हैं, हमने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा कि वहाँ पे कई सारे स्टेट्स पे जो है फ्लड आ गया है. जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया. ठीक है, दिल्ली में आया है. आज स्पेशली आर्टिकल दिल्ली पे ही है. सो दिल्ली वालों के लिए ये आज आर्टिकल स्पेशल रहेगा. ठीक है, सो स्टेट्स मस्ट कोऑर्डिनेट टू इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रैटेजी टू कम्बैट फ्लड्स. तो जो यहाँ पे ऑथर सजेशन दे रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, मतलब दिल्ली और जो दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं, उनको साथ में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, एक साथ आना चाहिए. क्या करना चाहिए? एक साथ आके टू इवॉल्व. किस लिए एक साथ आना है? टू इवॉल्व करना इस किसी भी चीज़ को सामने लाना. तो किस चीज़ को सामने लाने के लिए उन्हें एक साथ आना होगा? अ जॉइंट स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट फ्लड्स. कॉम्बैट इज़ लड़ना. तो फ्लड्स की जो सिचुएशन है उसे हम एफिशिएंटली कैसे लड़ सकते हैं, उसे हम कैसे पार हो सकते हैं, उसके लिए उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको आना होगा. ठीक है, एक साथ आना होगा. ठीक है, ओके. अब हम डिस्कस करते हैं अपने वोकैबुलरी को. ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज़ डिवास्टेटिंग. तो ये आपका एक एडजेक्टिव है. डिवास्टेटिंग अगर कोई भी चीज़ है तो वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, वो बहुत ही डैमेज कॉज कर रही है वो चीज़, तो वो डिवास्टेटिंग है. डायनामिक ये भी आपका एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है आपका आर्टिकल में आपका जो मीनिंग है वो है रिलेटिंग टू. तो कोई भी चीज़ अगर हम कहना चाहते हैं कि दिस थिंग इज़ रिलेटेड टू दिस, हम वहाँ पे वो डायनामिक वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ लेक्यूने. लेक्यूने आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है अन अनफिल्ड स्पेस, अ गैप. तो कोई भी किसी भी चीज़ में अगर गैप है, ठीक है, जो दूरी है, सपोज़ वो भी हम कह सकते हैं दूरी, या फिर जो हम कहते हैं ना कि चीज़ों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में एक बहुत ही गैप सी आ गई है, तो वो सेंस में भी हम लेक्यूने का यूज़ करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ बेडेविल. बेडेविल का मतलब होता है, ये आपका एक वर्ब है, कॉज ग्रेट एंड कंटिन्यूअल ट्रबल टू. तो जब आप कंटिन्यूसली किसी को तकलीफ़ दे रहे हो, ट्रबल दे रहे हो, तो आप तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? बेडेविल कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफी. ये आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया. तो चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल फीचर्स हो किसी भी एरिया के, तो इन शॉर्ट हम फीचर्स को हम टोपोग्राफी कहेंगे. ठीक है, तो इन द सेंस फीचर्स इन द सेंस वो किस मैप, अगर हम इंडिया का पोजीशन देखें
कॉन्टिनेंट पे। इंडिया का पोजीशन देखें, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वो किस जगह पे स्थित है, उसके आसपास की एरिया कैसी है, क्या वो मैदानी इलाका कहलाता है, क्या वो माउंटेनस रीजन में आता है, वहाँ पे आमतौर पर रेनफॉल कैसा होता है, आमतौर पे समर सीज़न कैसा होता है, विंटर कैसा होता है। सो इन शॉर्ट उस एरिया के आसपास या फिर जो भी फीचर्स हैं उस एरिया के, उन्हें उस चीज़ को हम टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आइकॉनिक। यहाँ पे आपका क्या मीनिंग आ रहा है, शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म ऑफ अ साइन सच एज वर्ड, सिंबल एंड इट्स मीनिंग। आइकॉनिक के भी कई सारे मतलब हैं। तो जब वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो जब कोई एज एन जब हम उसे एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, तो जब आप किसी भी दो चीज़ों में रिलेशनशिप दिखाना चाहते हो तो आप आइकॉनिक का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वो कैसे यूज़ होगा हम आगे आर्टिकल में देख लेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका हिंदी का मतलब होता है हम इस चीज़ का श्रेय हम उसे देते हैं। ठीक है, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू सो एंड सो पर्सन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का श्रेय देना इज़ एट्रीब्यूट करना। ठीक है, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय, कि ये आपके वजह से हुआ है। ठीक है, अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक मीनिंग होता है रिलेटिंग टू एन अर्ली स्टेज इन द प्रोसेस और सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो जब कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक चीज़ है, अगर वो अभी भी अर्ली स्टेज पे है तो वो अपस्ट्रीम स्टेज पे हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सीरीज़ अपने शुरुआती दौर में है तो हम उसे अपस्ट्रीम कहेंगे। और एक वर्ड जो अपस्ट्रीम और एक मीनिंग जो अपस्ट्रीम का आता है वो है ऑन अ रिवर और अ स्ट्रीम टूवर्ड्स इट्स ओरिजिन। तो जब आप रिवर, आपको पता है ना नदी, तो नदी की जो धारा होती है, ठीक है, सपोज दिस इज़ द रिवर, ये यहाँ से बह रहा है रिवर ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे है आपका रिवर, ये आपका ऐसे नीचे की तरफ बह रहा है। तो जब आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, धारा के विपरीत जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है पर आप ऐसे जाओगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना इज अपस्ट्रीम। ठीक है, ओके। बैरेज। बैरेज का क्या मतलब होता है, अ बैरेज इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू कंट्रोल द लेवल ऑफ द वाटर। तो पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए जब हम बैरेज बना, अब देखे होंगे ना डैम्स में कैसे गेट्स बनाए जाते हैं ताकि हम पानी को रोक सके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बैरेज। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बार कर रही है, रोक रही है, ठीक है, तो हम उसे बैरेज कहेंगे। अ बैरेज इज़ अ कंटिन्यूस फायरिंग ऑन एन एरिया विथ लार्ज गन्स एंड टैंक्स। ठीक है, तो अगर हम बैरेज का और एक क्या मीनिंग आता है, जब आप किसी भी एरिया पे गन से, टैंक से कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे हो तो भी हम उसे बैरेज कहेंगे। ठीक है, मैंने कहा ना आप रोक रहे हो, फायरिंग करके आप क्या करते हो, अपने सामने वाले अपोनेंट को आप रोकते हो, तो बार कर रहे हो आप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बैरेज। ठीक है, या फिर और एक क्या मीनिंग आता है, टू डील विद अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स यू वुड रैदर अवॉइड। तो जब आप किन्हीं लोगों जिनको आप अवॉइड करना होता है पर आप फिर भी उनसे डील कर रहे हो तो आप बैरेज कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एलाइड। एलाइड का मतलब है टू सप्रेस और टू ऑल्टर, किसी भी चीज़ को दबाना या फिर किसी भी चीज़ को ऑल्टर करना इज एलाइड करना। ठीक है, और एक मीनिंग आता है टू जॉइन डिफरेंट थिंग्स टुगेदर एज इफ दे आर सेम। तो किन्हीं भी दो चीज़ों को जॉइन कर देना ऐसे समझ के कि वो सेम है, तो हम उसे एलाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज सिल्ट। सिल्ट का मतलब क्या है, अर्दी मैटर, फाइन सैंड और लाइक कैरिड बाय मूविंग और रनिंग वाटर एज एंड डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट। तो देखो जब बहुत सी बारिश होती है ना, तो पूरी एरिया में जहाँ से भी मिट्टी जमा होती है, ठीक है, अर्दी मैटर इज़ अर्थ पे जो मैटर होता है वो सारा पानी के बहाव में आ जाता है। ठीक है, फाइन सैंड मतलब मिट्टी हो गई और बाकी जो भी अर्थ पे मैटर पड़ा है वो सारा इकट्ठा होके बह के आ जाता है। ठीक है, और बह के कहाँ पे आ जाता है, रनिंग वाटर में बहता है, बहते बहते आ जाता है डिपॉजिटेड एज अ सेडिमेंट। ठीक है, तो नदी के किनारे आके वो डिपॉजिट हो जाता है सेडिमेंट की तरह। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे सिल्ट, तो उस चीज़ को हम सिल्ट कहेंगे। ठीक है, स्क्रिम्प्ट का मतलब क्या होता है, इसका ये वैसे आपका एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बी थ्रेफ्टी और
पार्सिमोनियस और इकोनोमाइज, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को आप बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो, ठीक है, थ्रिफ्टी तरीके से कर रहे हो, ठीक है, इकोनोमाइज कर रहे हो, मतलब उसका पूरा एडवांटेज ले रहे हो, सोच समझ के चीज़ों को कर रहे हो, तो आप स्क्रिम्ड वे पे चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्क्रिटाइजेशन, ठीक है। कॉन्क्रिटाइजेशन का क्या मतलब आता है? टू मेक कॉन्क्रीट, रियल और पर्टिकुलर, गिव टैंजिबल और डेफिनाइट फॉर्म। तो किसी भी चीज़ को, देखो कॉन्क्रीट इज़ व्हाट, वो सीमेंट हम कहते हैं ना जैसे, तो किसी भी चीज़ को एक डेफिनाइट फॉर्म देना, एक किसी भी चीज़ को एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर देना, उसे हम कहते हैं कॉन्क्रिटाइजेशन करना। रिवर बेड माइनिंग, ठीक है, माइनिंग इज़ खोदना, खदान में से कोई भी चीज़ को खोदना। तो अब यहाँ पे किस चीज़ की खुदाई हो रही है? रिवर बेड की, ठीक है। रिवर बेड इज़ जो नदी के किनारे जो आपकी एरिया होती है, हम उसे रिवर बेड कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट्स वही हो गया आपका जो मिट्टी होती है, इंक्लूडिंग सैंड एंड ग्रेवल फ्रॉम द रिवर बेड। तो आपको पता है ना कि नदी में हम सैंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे भी कहा जाता है रिवर बेड माइनिंग करना, फॉर वेरियस पर्पजेस। कई सारे पर्पजेस के लिए हम सैंड को निकालते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो सैंड यूज़ होती है उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी जब हम निकालते हैं सैंड को, तो हम उसे रिवर बेड माइनिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, ठीक है। द डिवास्टेटिंग इज़ जो भयंकर था, बहुत ही डैमेज करने वाला था। तो वो जो बहुत ही भयंकर फ्लड्स थे, फ्लड्स इज़ बाढ़। तो जो बाढ़ आई थी अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में जो बाढ़ आई थी, हैज़ रिनीव्ड इज़ चेंज कर दिया है। किस चीज़ को चेंज कर दिया है? अटेंशन ऑन द डायनामिक। देखो डायनामिक इज़ रिलेशन मैंने कहा था, राइट। तो किस चीज़ को उसने चेंज कर दिया? जो जो रिलेशन था बिटवीन द क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लेक्यूने इज गैप। तो जो एक रिलेशन था क्लाइमेट चेंज के बीच में और अर्बनाइजेशन के बीच में और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप के बीच में, दैट बेड एविल जो, और ये जो चीज़ें थी, ये जो रिलेशन था, देखो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप था, है ना। इसीलिए देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आपको इस तरीके से जाना है, ठीक है। मैंने एरो बनाया ना, पहले ये चीज़ थी, फिर ये, और फिर ये क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप होती है कैसे? रूरल जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, अर्बन सिटीज़ पे आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं गाँव को छोड़कर। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप के वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, और बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ तो उस पर क्लाइमेट चेंज का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आ गए तो बहुत सारे पोल्यूशन होने लगी, कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगे, ठीक है। अब हम उस पर नहीं जाएंगे कि पॉपुलेशन से क्या प्रॉब्लम्स आ गई, बट क्लाइमेट चेंज का है तो उससे एक सिंपल एग्जांपल आता है कि बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये जो डायनामिक है ना, तो ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को ना इस फ्लड्स ने बदल के रख दिया है, ठीक है। दैट बेड एविल, और ये जो था ना रिलेशन बहुत ही डेंजरस है इंडिया के लार्ज सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ चल रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेक्यूने हो रहा है, फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज और भी क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो ये बहुत ही बुरा है इंडिया के जो बड़े महानगर हैं, लार्ज सिटीज़, जो बड़े महानगर शहर हैं इंडिया के। इंडिया इज़ नाउ राइट इन द मिडल ऑफ द मानसून। अब कि हम जब पोजीशन देखें तो इंडिया किस किस पड़ाव पे है? मानसून के एकदम मिड में है, ठीक है। एंड इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड, और हम यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गिवन द टोपोग्राफी ऑफ द हिल स्टेट्स, टोपोग्राफीज उसके आसपास के जो फीचर्स, तो हिल स्टेट्स जो हैं जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्य हैं, हम उन्हें अगर उनके टोपोग्राफी, उनके फीचर्स को देखें तो यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करना इस उम्मीद कर सकते हैं कि दैट एक्सटेंडेड रेंज, अगर बारिश और भी ज़्यादा बढ़ती है तो इट विल कॉज लैंड स्लिप्स, तो ज़मीन खिसकेगी। लैंड स्लिप्स इस ज़मीन खिसकना, अगर बहुत ज़्यादा उन क्षेत्रों में, और अभी बारिश अभी तो हो रही है पर और ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ेगी तो ज़मीन खिसकेगी, ठीक है। एंड लैंडस्लाइड्स, वही जो पत्थर खिसकना, चट्टाने खिसकना, वो होगा। एंड पोज एक्सट्रीम थ्रेट मतलब वो आपके सामने
मुसीबत ला देगी। पोस्ट करना है आपके सामने रखना, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, थ्रेट आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। किस चीज़ का खतरा, थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो लोगों के जान पे भी खतरा आएगा और जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो मतलब जो आपके घर हैं, मकान है, वो गिरने लगेंगे और ऑफ कोर्स लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। लोगों के लाइफ को भी, अगर उन पे चट्टानें गिर गई, बिजली गिर गई, तो लोगों को भी नुकसान होगा और प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान होगा अगर बारिश बढ़ती है तो आने वाले समय में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा एंड दिल्ली आर अमॉन्ग द स्टेट्स दैट हैव रिकॉर्डेड रेनफॉल दैट हैव रिपोर्टेड रिकॉर्ड रेनफॉल। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है मतलब दर्ज किया है। क्या दर्ज किया उन्होंने, रिकॉर्ड रेनफॉल। रिकॉर्ड इज़ कई ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने रेनफॉल को दर्ज किया है। एटलीस्ट 60 डेथ्स, और इस ज़्यादा बारिश की वजह से 60 लोगों की मौत हो गई हैं, दो द एक्चुअल टोल में भी हायर, ठीक है। तो ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो सिर्फ 60 ही लोग मरे हैं बारिश के कारण की वजह से, पर अगर हम असलियत देखें तो असली में और भी कई ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो मरे हैं इसके वजह से, ठीक है। हाउएवर इट इज़ द इंडिनेशन ऑफ दिल्ली, तो इंडिनेशन इज़ जो फ्लड की स्थिति आ जाती है, तो वो फ्लड की जो स्थिति आई थी दिल्ली में, दिल्ली अ सिटी। तो अब हम फ्लड के सिचुएशन पे आ जाते हैं जो दिल्ली के इस पे आया था। तो दिल्ली एक ऐसी सिटी है दैट इज़ नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विथ रेन्स। तो दिल्ली में आमतौर पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ऐसे बाढ़ आ जाए इतनी तो बारिश नहीं होती है। दैट हैज़ brought to national focus the disasters that lie in the store। that lie in the store मतलब जो आगे अब आने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो अब पोटली में हैं, क्लाइमेट चेंज के पोटली में जो डिज़ास्टर्स आने वाले हैं ना, तो ये तो एक सिर्फ उसकी झलक थी, ठीक है। तो दिल्ली में फ्लड आया ना, क्लाइमेट चेंज का जो पोटली में अब और सारे थ्रेड्स हैं ना, वो उसकी ये सिर्फ एक झलक थी। अब और भी ज़्यादा बुरी चीज़ें होनी बाकी हैं, ऐसा ऑथर कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जो नेशनल कैपिटल में जो हुई दिल्ली में जो बारिश हुई, इसका पूरे देश ने इस पर नज़र बनाए रखी थी, बिकॉज दिल्ली में कब इतनी बारिश तो होती नहीं है। अब इस बार कैसे हो गई, तो क्लाइमेट चेंज को ही पूरा का पूरा इसका ब्लेम डाला जा रहा है, ठीक है। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, टर्मिनोलॉजीज अगर हम इंडिया मीटरोलॉजिकल के डिपार्टमेंट जो IMD हैं उनके भाषा में अगर हम कहें, तो दिल्ली इन द टर्मिनोलॉजी मतलब अगर हम उनकी भाषा में कहें तो दिल्ली रिसीव्ड एक्सेस एंड लार्ज एक्सेस रेन, ज़्यादा और कई ज़्यादा, एक्सेस इज़ ज़्यादा, लार्ज एक्सेस इज़ कई ज़्यादा बारिश उन्होंने दर्ज की है, रिसीव की है ऑन 5 आउट ऑफ 8 डेज़। तो 8 दिनों में फ्रॉम जुलाई 3 to 10, ठीक है। तो इन 8 दिनों में, इन 8 में से 5 दिन पे कई ज़्यादा रेन दिल्ली ने रिसीव की है, ठीक है। ऑन जुलाई 9 को ही रिकॉर्ड 221.4 mm ऑफ रेन रिसीव की है दिल्ली ने, मोर दैन 2097 mm, दैट इज़ एवरेज फॉर ऑल द जुलाई। तो दिल्ली का अगर जो हम पिछले सालों का अगर अब एवरेज निकालें तो पूरे महीने में 209 mm रेनफॉल होती थी, पर जुलाई 9 को 221, इस एवरेज से ज़्यादा बारिश हो गई सिर्फ एक ही दिन में, ठीक है। तो इतनी बारिश पूरे महीने में होती थी एवरेज, ये एवरेज फिगर था, पर इतनी बारिश तो एक ही दिन में आ गई, तो बाढ़ तो आएगी ही ना, है ना। ओके, वाइल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फ्लडिंग, तो ये जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इसने फ्लड की स्थिति को कंट्रीब्यूट किया मतलब इसकी वजह से फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो गई। रेनफॉल इन द लास्ट फ्यू डेज़ हैव ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, पर अगर अब की हम बात करें पिछले कुछ दिनों से बारिश थम गई है दिल्ली में, ड्रामेटिकली कई ज़्यादा हद तक कम हो गया है बारिश, ठीक है। ड्रामेटिकली रिड्यूस मतलब कई हद तक कम हो गई है अब बारिश। एंड येट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी, तो अभी भी कई, अगर हम भागों को देखें, कई ज़्यादा जगहों पे दिल्ली के, विच इंक्लूड आइकॉनिक लैंडमार्क्स, आइकॉनिक जो बहुत ही फेमस हैं, तो जो फेमस लैंडमार्क्स हैं सच एज रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, और जो सुप्रीम कोर्ट हैं, इन जगहों पे कंटिन्यू टू बी फ्लडेड मतलब उन पे अभी भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। जल भराव अभी भी इन इमारतों में है, ठीक है। ओके,
दिल्लीज ऑफिशियल्स हैव एट्रीब्यूटेड दिस, तो जो दिल्ली के ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने एट्रीब्यूटेड दिस टू द फ्लडिंग ऑफ यमुना। तो ये जो हुआ है ना, इन जगहों पे पानी भर गया है, तो क्यों भर गया है? देखो, पानी भर रहा है तो वो उन्होंने अपनी गलती यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की, हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, हमने क्लीन नहीं किया। उन्होंने बस ये कह दिया कि जो फ्लड आ रहा है ना यमुना नदी में, मतलब यमुना नदी में ऐसे नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पे ही बारिश हो रहा है, बाकी कई सारे शहरों में भी बारिश हो रही है जहाँ से यमुना नदी बहती है। तो वो कह रहे हैं कि उधर उन शहरों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से एकदम से पानी आ गया है यमुना नदी में, और उसके वजह से यमुना नदी का पानी हमारे दिल्ली शहर में आ गया है। ठीक है। इन द अपस्ट्रीम स्टेट्स मतलब जो नदी बहती है उसके जो अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं, जो धारा के विपरीत है ना, ये नदी ऐसी बह रही है तो दिल्ली कहीं यहाँ पे होगा और यहाँ पे वो अपस्ट्रीम स्टेट्स होंगे इस जगह पे, तो यहाँ से पानी एकदम से छोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो अपस्ट्रीम डायरेक्शन ये है, पर पानी नीचे आके यमुना नदी में यहाँ पे दिल्ली को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि उन जगहों पे पानी ज़्यादा आने की वजह से हमारे इस पे भी, दिल्ली पे भी बाढ़ सी आ गई, पर्टिकुलरली एट यमुना नगर इन हरियाणा। अगर पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक शहर की बात करें कि कहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा है, तो वो यमुना नगर शहर से आ रहा है जो कि हरियाणा में स्थित है। विथ द बैरेजेस इन दिल्ली अनेबल टू इफेक्टिवली रेगुलेट एंड रीडायरेक्ट द रिवर्स फ्लोज। तो इन्होंने, दिल्ली के ऑफिशियल्स ने पूरा ब्लेम इस पे डाल दिया कि यमुना नगर हरियाणा से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। उन्होंने खुद का नहीं देखा कि जो दिल्ली में बैरेजेस हैं, दिल्ली में जो रिवर यमुना पे बैरेज बना है, जो पानी को रोकने के लिए जो गेट्स बने हैं, वो इफ़ेक्टिवली रेगुलेट नहीं कर पाए, इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाए, और पानी के बहाव को रीडायरेक्ट नहीं किया। रिवर्स फ्लो मतलब पानी का जो नदी का बहाव था उसे सही से वो अपने उन गेट से डायरेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए बाढ़ आ गई। आपको जब पता है ज़्यादा पानी आ रहा है तो आप गेट्स को खोल दो ना, ताकि पानी चला जाए। आपने उसे सही से मैनेज नहीं किया, तो उस चीज़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया और पूरा ब्लेम इस पे डाल दिया कि यमुना नगर से पानी आ रहा है इसीलिए हमारे यहाँ पे बाढ़ आ गई। ठीक है। वाइल द अर्बन फ्लडिंग इज़ मोर फ्रीक्वेंट, अर्बन फ्लडिंग इज़ जो शहरों में बाढ़ आती है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार वो आती है। कहाँ पे बार बार बाढ़ आता है? बैंगलोर में आता है, चेन्नई में आता है और मुंबई में आता है। इन शहरों में तो आता ही था बाढ़। दिल्ली शुड नो लॉन्गर कंसिडर इट सेल्फ इम्यून इज सुरक्षित। तो अब दिल्ली को खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए, गिवन दैट इट्स पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स आर गोइंग टू एक्सपैंड। तो जो पॉपुलेशन है दिल्ली की ऑफकोर्स बढ़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो नीड्स हैं, रास्ते बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके चलते हुए थोड़ा जो नदी का एरिया होगा हम उसे भी एनक्रोच कर लेंगे, वहाँ पे भी हम घुस जाएंगे। लोग बढ़ेंगे तो पानी ज़्यादा चाहिएगा, और लोग बढ़ेंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा पानी में। तो इन सब को देखते हुए तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फ्लड भी होगा, तो फ्लड होगा तो अब दिल्ली भी इससे सुरक्षित नहीं होगा। पहले इन महानगरों में आता था बाढ़, अब दिल्ली में भी बाढ़ आएगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। मच लाइक द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इवॉल्व्ड अ जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो वो कह रहे हैं कि मच लाइक मतलब जैसे पहले नेशनल कैपिटल, दैट इज़ एनसीटी, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली जो है, इन्होंने लाया था, इवॉल्व किया था, ये सामने लाया था। किस चीज़ को सामने लाया था? जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, एक जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लाई थी। बाकी अपने आसपास के स्टेट्स के साथ बात करके उन्होंने एक स्ट्रैटेजी लाई थी एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। टैकल करना इस कंट्रोल करना। तो एयर पोल्यूशन के लिए जैसे दिल्ली ने स्ट्रैटेजी बनाई थी ऑन रियलाइजिंग, किस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए, इस बात को रियलाइज़ करते हुए कि क्लीन एयर इज़ इंटरडिपेंडेंट ऑन एक्शन बाय ऑल सिटीज़। तो अगर हम सारे सिटीज़ के एक्शन इंटरडिपेंडेंट है मतलब लिंक्ड हैं सारे सिटीज़ के जो एक्शंस हैं, तो मतलब अगर उन दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में पोल्यूशन नहीं होगा तो मेन जो दिल्ली का सिटी है इस पे भी पोल्यूशन का इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ के चलते हुए दिल्ली ने अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ एक ये लाया था, एक स्ट्रैटेजी लाई थी जिससे वो लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। दीज स्टेट्स मस्ट सेट असाइड देयर डिफरेंसेस। तो वही कह रहे हैं इस बार भी जो दिल्ली और उसके आसपास के स्टेट्स हैं उनको सेट असाइड करना, इस बाजू रखना, परे रखना। तो उनको क्या परे रखना चाहिए? उनके जो डिफरेंसेस हैं, आपसी मन मुटाव जो हैं, उनको परे रखिए आप।
बाकी सारे चीज़ों को साइड में रख दीजिए एंड इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रैटेजी ऑन काउंटरिंग फ्यूचर फ्लड्स। फ्यूचर फ्लड्स इज जो आगे के समय पे अगर जो फ्लड्स आते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए, काउंटर करना है उससे सामना करने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। बाकी मुद्दों को आप सेट असाइड करो, पासीरा रख दो, बाजू रख दो, और अब जो फ्यूचर में फ्लड्स आएंगे उस पर कंट्रोल करने के लिए आप स्ट्रैटेजी को बनाओ। ठीक है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ द टुडेज़ आर्टिकल। एनालाइज किया गया है पूरा का पूरा सिचुएशन, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है फ्लड्स की, और कैसे दिल्ली उससे इफ़ेक्ट हुआ है स्पेशली, तो उस सिचुएशन को एनालाइज किया गया है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने बैंक एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन पे। ये आपको आपके बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली ये क्वेश्चन दिखता है एरर डिटेक्शन का। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इन पांचों पार्ट्स पे, इन चारों पार्ट्स में कहाँ पे है एरर। अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आप ऑप्शन ई को मार्क कर सकते हैं। ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए कि कहाँ पे है एरर। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि कहाँ पे है एरर। ठीक है। येस। सो द एरर इज इन पार्ट बी। देखो, द डिवास्टेटिंग फ्लड अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया हैज़ रिन्यूड अटेंशन। तो जो यहाँ पे हैज़ है ना, देखो यहाँ पे मिस्टेक, आपका सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है यहाँ पे फ्लड्स लिखा है, तो आपका यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हैज़ आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आपका आना चाहिए हैव। ठीक है। फ्लड्स प्लूरल है ना, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो हैव यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो द डिवास, देखो फ्लड्स है ना, कई सारे जो बाढ़ आती थी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। कई बार बाढ़ आ चुकी है, तो एक बार फ्लड नहीं आया है, तो इसलिए उन्होंने फ्लड्स लिखा है। ठीक है। तो ये उसके लिए हमें यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देना होगा जो कि हैव होगा। ठीक है। तो devastating floods across the North India have renewed the attention of the dynamic between climate change, urbanization and infrastructural lacunae that bedevil India's large cities। तो ये आपको फर्स्ट स्लाइड पे ये फर्स्ट पैराग्राफ ही था। ठीक है। तो इससे ये भी टेस्ट होगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हो। सो यहाँ पे हिंदी पे आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा। और स्पेशली जो आपके दिल्ली में फ्रेंड्स हैं, जो दिल्ली में रिलेटिव्स रहते हैं, उनके साथ भी इस सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। सो नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप द सेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।